प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे क्या कंप्लीट कर लिया था प्यारे बच्चों, IUPAC कंप्लीट कर लिया था, है ना। मैं कुछ प्रैक्टिस PDF भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप वहां से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी आज का जो अपना टारगेट है वो क्या है, आइसोमेरिज्म। आज का जो अपना टारगेट है वो क्या कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों, कि सर आज आइसोमेरिज्म कंप्लीट करना है सर। तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। वैसे तो आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपके लिए क्या है, अगर मैं बात करूं कि CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए, तो उन्होंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को काफी अच्छे से समझाया है ना। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इन्होंने उतना ज्यादा भाव नहीं दिया है क्लास 11th में। ठीक है, CBSE बच्चों ध्यान रखना। और अगर आप ISC स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको दोनों ही बातों को करना है। मतलब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है। ठीक, अच्छा, यहां पे पढ़ने की भी बात करूं तो मैं एक्सट्रीम लेवल तक भी आप पढ़ सकते हैं, बट चूंकि ये क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रही हैं, जो आप लाइव देख रहे हैं, दीज आर बोर्ड ओरिएंटेड। तो मैं आपको, चाहे आप CBSE गाइज हो और ISC गाइज हो, मैं दोनों के लिए ही आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल पढ़ाऊंगा, स्टीरियो नहीं। मैं वो सारी जरूरी बातें करूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, या क्लास 11th स्कूल एग्जाम के लिए आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो मैं सारी बातें आइसोमेरिज्म में करूंगा। ठीक है, तो मैं आपका केमिस्ट्री सर उमेश सर स्टार्ट कर रहा हूं आज। केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट कर लिया प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म को। देखिए, कह रहा है आइसोमेरिज्म है क्या। सबसे पहला जो फंडा ये है, पूछा जा रहा है, दिमाग में आपको होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। तो देखो, कह रहा है आइसो मतलब होता है सिमिलर, और मेरिज्म का मतलब क्या है, यूनिट। फिर से, आइसो का मतलब क्या है, सिमिलर, और मेरिज्म का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यूनिट। तो कह रहा है ऐसे कंपाउंड, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक एग्जांपल लिखा C2H5OH, ये है आपका अल्कोहल। अब तो आप IUPAC नेम जानते हो, ये है इथाइल अल्कोहल। और मैंने एक और भी कंपाउंड लिखा CH3OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ध्यान से देखो, ये पहला वाला जो हमने लिखा वो क्या है प्यारे बच्चों, अल्कोहल। दूसरा वाला जो मैंने लिखा वो क्या है, ईथर। चलो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं क्या है। आपने नोटिस किया कि दोनों में कार्बन कितना है, 2। दोनों में हाइड्रोजन कितना है, यहां भी है 5 1 1 6, यहां 3 N 3 6, और दोनों में एक ही ऑक्सीजन है। आपने नोटिस किया दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O। लेकिन एक का स्ट्रक्चर आपने देख के जब नाम लिखा तो आपने बोला कि ये क्या है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। और दूसरे को जब आपने लिखा तो आपने क्या बोला, ये क्या है, मिथॉक्सी मीथेन, IUPAC नेम, या डाई मिथाइल ईथर। तो मैंने क्या बोला, ऑब्वियसली ये अल्कोहल है तो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये ईथर है तो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। लेकिन प्यारे बच्चों, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक ही है। तो इन्हीं को हम आपस में क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन चूंकि एक अल्कोहल है एक ईथर, तो ऑब्वियसली इनकी फिजिकल, केमिकल, या आप कह सकते हैं ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती, क्या होंगी ही अलग। तो इनको आपस में हमने क्या बोला, आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाई प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म। होपफुली आपको प्रॉपर समझ में, लाइन बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। यहां से थोड़ा आसान आपने बोला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आइसोमेरिज्म का मतलब सर ऐसे कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा, तो मैंने इसलिए बोला ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, लेकिन जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, या आप कह सकते हैं दोनों जो प्रॉपर्टीज हो उनकी वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। तो बच्चा, हम लोग यही आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये आइसोमेरिज्म दिमाग में क्लियर हो गया कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्दर हमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म दो तरीके से क्लासिफाई है बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपके जहन में बात आई होगी इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट करूं, आपको पहले समझ तो जाओ ये क्लासिफिकेशन। देखो कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर। देखो आइसोमर्स है तो ये तो क्लियर ही है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर होगा। यहां भी सिमिलर होगा, यहां भी सिमिलर होगा। ठीक, कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट, तो उसको हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर, क्या डिफरेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे समझाऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोशिश करता हूं तुम्हें प्रॉपर समझ में आए। एक सेकेंड, मेरे हाथ में ये पेन है, आप सबको दिख रहा होगा ये पेन है, ठीक है। आप नोटिस करो इस पेन में ये जो कैप का वो है, ये वाला लीड जो है वो तुम्हारी तरफ है, देखो ये आपकी तरफ है, ये एक स्ट्रक्चर। यही सेम स्ट्रक्चर आपके पास होगा, बस मैं इस लीड को ऐसे पीछे कर दूंगा, ऐसे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर है भाई, ये जो कैप में जो आगे वाला हिस्सा था वो तो अभी भी लगा ही है ना, चेंज थोड़ा ना हो गया कि अलग कार्बन पे लग गया, नहीं, वैसे ही बस पहले वो आपकी तरफ था, मतलब आपको दिख रहा था, अभी वो आपके पीछे हो गया, आपको नहीं दिख रहा है। तो स्पेस, हवा में स्पेस में जो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई होप अब क्लियर दिमाग में छपा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, तो सर आपने उसको बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिमिलर, क्या डिफरेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, चूंकि आपने आईयूपीएसी पढ़ी है तो आपको आइडिया है, चेन अलग हो सकते हैं, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड अलग हो गए तो चेन आइसोमेरिज्म। मल्टीपल बॉन्ड, मैं सबके बारे में अभी एक एक करके बात करूंगा, मैं आपको थोड़ा हिंट कर रहा हूं कि आपके सामने जो है एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, चेन अलग। चेन कैसे अलग होगी, दो अलग अलग कंपाउंड आप देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा लेकिन जब आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो देखेंगे रूट वर्ड अलग हो जाएगा। चेन मतलब क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब रूट वर्ड अलग हो जाएगा, तो बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन अलग, किसकी, मल्टीपल बॉन्ड्स की, फंक्शनल ग्रुप की या साइड चेन की। दो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पे आपको लग रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कह रहा है एक रिंग होगा, उतना ही कार्बन का एक रिंग होगा और उतना ही कार्बन का एक ओपन स्ट्रक्चर होगा, तो उनको आपस में क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे तो उनको बोलेंगे मेटामेरिज्म। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अगर बात जहन में जा रही तो ठीक, वरना एक एक करके हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, मैं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपके साथ कि आपको ये नाम ऐसा ना लगेगा अच्छा आप 6 नाम चिल्लाना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा आइडिया दूंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। और टॉटोमेरिज्म क्या है, एक तरीके का डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंपाउंड्स जो होने वाले हैं, जो आइसोमर्स है वो आपस में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म। ठीक, फिर से कौन कौन सा टाइप है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ये हैं हिस्से किसके प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को यहां पे दिखाया गया है, दो टाइप का है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बट एक्चुअली मैं अगर कहूं बच्चों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कन्फिगरेशनल, कैसा होता है, कन्फिगरेशनल, और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल। एक होता है कन्फिगरेशनल, दूसरा क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल। तो कन्फिगरेशनल के जो दो पार्ट होते हैं वही यहां पे आपके इसमें टेबल में लिखे हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल जो है वो आपको सीबीएसई वालों को ये बात पढ़नी है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाली, कहां पे, जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो एल्केन के में जो इंक्लूडेड है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
ये वहां पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। आइसोमेरिज्म एक साथ यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, वहां पे आपको याद दिला दूंगा कि हमने पढ़ा था, है ना। आसान है, टेंशन मत लीजिए। और कॉन्फ़िगरेशनल में थोड़ी थोड़ी बातें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के लिए करेंगे, क्योंकि आप किसी भी बोर्ड के गाइस हो, आपको केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म तो आना चाहिए। पेपर ये सब पूछ के तो नहीं आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप फाइनल भाई चलो आपने 12 के बाद का कोई पेपर दे रहे हो, तो उस पर ये ऑप्शन थोड़ा ना लिखा होता है कि आप सीबीएसई वाले हो, आईएससी वाले हो, आप केमिस्ट्री का पेपर देते हो, ठीक है। तो मैं जरूर इसको अपडेट करूंगा। आप स्कूल एग्जाम में देने के लिए जाइएगा, सीबीएसई वालों तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हल्का सा देख के जाइएगा, आईएससी वालों आपको तो जो जरूरी बातें वो पढ़ाऊंगा या पूरा ही देख के जाना, ठीक है। पक्का बच्चों, चलो तो कहानी को बढ़ाता हूं एक एक करके अब आगे। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यही स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उनके जो पार्ट थे उन्हीं को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ठीक। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला था प्यारे बच्चों चेन आइसोमेरिज्म। डिफिनीशन कहूं प्यारे बच्चों तो आपको तो बड़ा आसान लग रहा होगा, डिफिनीशन तो सर बड़ी आसान है। क्या डिफिनीशन है, ध्यान से देखिए। डिफिनीशन कह रहा है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर। क्या रोचक प्रॉब्लम की तरह, चेन में दे है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, बट क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। तो उन्हीं को हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं, पहले फिर से समझ लो। मैं कह रहा हूं दो स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखे हैं, देखो मैं दिखा रहा हूं। एक लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, ब्यूटेन। अब इतना तो आप पहचानना सीख गए हो, इतनी ऑर्गेनिक पढ़ लिया आपने, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा CH3 CH3 और यहां लगा है CH3, ठीक। ये क्या है, तो आपने बोला सर ये दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा है और ये है प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्यार बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि दोनों में सर कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 10। दोनों ही स्ट्रक्चर में कार्बन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 10, मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है, सिमिलर है। दोनों ही एल्केन है, मतलब दोनों ही एल्केन है, मतलब दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गए, सिमिलर। क्या डिफरेंट क्या है, यहां पे सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखो आपने रूट वर्ड क्या लिखा है, ब्यूट, लेकिन दूसरे वाले में आपने रूट वर्ड क्या लिखा है, प्रोप। क्या डिफरेंट हुआ, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हो गई बेटा, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया, चेन आइसोमेरिज्म। इसलिए हम इसको किस नाम से बुलाते हैं बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। ये एल्केन भी दिखा सकता है, एल्कीन भी दिखा सकता है, एल्काइन भी दिखा सकता है, साइक्लिक कंपाउंड भी दिखा सकते हैं, है ना, ओपन चेन वाले भी, मतलब हमें क्या है, हमें समझना क्या है, हमें समझना सिर्फ इतना है कि ऐसे कंपाउंड जिनको देख के तुम्हें लगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर है, फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर है, सिर्फ कार्बन चेन डिफरेंट है, रूट वर्ड जो है दोनों के नाम में अलग अलग दिख रहा है, आपको समझ लेना वो क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिंपल है ये बात तो, ठीक। पढ़ू आगे, शाबाश। एग्जांपल देखते हैं, अब आप देखते ही फटाफट खुद ही समझ जाओगे, ठीक। मैं एक एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा, फिर मैं स्क्रॉल करूंगा। अभी मेरे पीछे कुछ छिप भी रहा है तो परेशान मत हो, जो छिप रहा है मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो आपको दिख रहा है पहला एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने बोला अभी जो एग्जाम्पल दिया, ये क्या है, ब्यूटेन, ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। आप साफ साफ बोल रहे हो हाँ सर इसमें पेरेंट कार्बन में 4 है, इसमें पेरेंट कार्बन में क्या है, 3 है। तो क्लियर हो गया ये कैसे है, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमने लिया, ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन का और साथ में OH फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये क्या लिखा है, ब्यूटेन ऑल अल्कोहल है। अगला वाला भी आप नोटिस करो तो 4 कार्बन है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH ही है, ये भी अल्कोहल ही है, पर अंतर क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की थी, 4 कार्बन की थी प्यारे बच्चों, बट इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ 3 कार्बन। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो आपको क्लियर हो गया दोनों में क्या डिफरेंट है, बस रूट वर्ड का डिफरेंस है। तो इसको मैंने नाम क्या दिया, ये किसके एग्जांपल हो गए,
चेन आइसोमेरिज्म के। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा क्या था? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सोच के देखो तो तुम्हें लगेगा नाम से तो हम वैसे भी बता देंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, पोजीशन अलग होगी। किसकी पोजीशन? पोजीशन किसकी? अरे जिसकी नंबरिंग करते हैं हम नंबरिंग किसकी करते हैं? डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की, सेकेंडरी प्रीफिक्स की, इन्हीं की नंबरिंग करते हैं ना बच्चा। तो इन्हीं की पोजीशन अलग के बारे में बात हो रही होगी। तो कहता है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन, चेन नहीं है ना, पोजीशन, चेन भी सिमिलर है, पेरेंट कार्बन चेन क्या अलग है, बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या वही सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, जहन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप बातें मैच करेंगे नीचे, फटाफट देखिए ध्यान से। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, इसमें कह रहा है सर ये ब्यूट इन है, लेकिन इसमें आपने नोटिस किया कि मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, ब्यूट 1 इन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे है, आप चेक कर लीजिए। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 2 5 2 7 8, C4H8 8 है। यहां भी आप नोटिस करो, आपको दिखेगा 8 ही है, बट यहां पे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है प्यारे बच्चों वो डिफरेंट हो गई। ये ब्यूट 1 इन है और ये क्या है? ब्यूट 2 इन। क्या है प्यारे बच्चों? ब्यूट 2 इन। क्या डिफरेंट हुआ? क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलग हुई? नहीं सर। क्या फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया? वो एल्कीन है, एल्कीन नहीं है? अरे नहीं सर, ये भी सिमिलर है। क्या और क्या क्या डिफरेंट हुआ? सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, वहां वो 1 नंबर पे था और यहां पे ये 2 नंबर पे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल कह रहा है ये है ब्यूटेन 1 ऑल। सर ऑब्वियसली 4 कार्बन है, अब तो मुझे नेमिंग बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो सीख गए हो तुम। ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4, उसमें 1 नंबर पे क्या लगा है? ऑल। तो ये ब्यूटेन 1 ऑल। लेकिन यहां पे क्या है? ये भी 4 ही कार्बन की चेन है, बट अंतर क्या हुआ? अब जो OH है, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप, वो दूसरे नंबर पे लगा है। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल। क्या अलग हुआ? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। ठीक, तो ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन क्या है प्यारे बच्चों? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर अभी आपने बोला, हमें अभी याद है थोड़ा थोड़ा। कह रहा है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या अलग? बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन। भाई डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन का मतलब एक बार 4 कार्बन है तो उनको सीधे में रखा गया है, एक बार 4 कार्बन है तो उनको रिंग फॉर्म में कर दिया गया है। तो डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन हो गया। ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? नाम जानते हो आप, साइक्लोब्यूटेन। पहला वाला क्या था? नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा वाला क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब बताओ मुझे, एक ओपन चेन है, एक क्या है? क्लोज चेन। एक है चेन, एक है रिंग, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या रखा गया प्यारे बच्चों इसका नाम? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, एग्जांपल देखिए, आप फटाफट समझ जाओगे खुद ही। देखो ये क्या है? प्रोपीन। ये क्या है? प्रोपीन, ओपन चेन में। यहां पे हमने क्या रख दिया? साइक्लोप्रोपेन। अरे इसी को रिंग में अरेंज करके देखो ना, CH2 CH2 CH2। इसमें भी चेक कर लो, C3H6 है, ये भी C3H6 है। देखो एक रिंग के फॉर्म में और एक चेन के फॉर्म में है। ये चेन वाला हो गया और ये रिंग वाला हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आसान है ना। अगला देखो, C4H8। ये क्या है? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि सर ब्यूटीन को रिप्रेजेंट करना है सर, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं सर। ये क्या है? ध्यान से देखिए, ये है ब्यूटीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है, अब 4 कार्बन की सीधी चेन है, तो मैंने ब्यूटीन को साइक्लोब्यूटेन बना दिया। आप नोटिस कर रहे हो, अगर मुझे रिंग चेन में करना हो तो एल्कीन जो है, एल्कीन जो ओपन चेन है, अगर वो क्लोज में आए तो बनाता है साइक्लो एल्केन। वैसे ही कोई एल्काइन अगर ओपन चेन में होगा तो वो जब आएगा
रिंग में तो वो बनाएगा साइक्लोएल्कीन, है ना। क्या बनाएगा? साइक्लोएल्कीन। एक कम हो रहा है, देखो एल्कीन था तो एल्केन, एल्काइन होगा तो एल्कीन, रिंग फॉर्म में आएगा। तो थोड़ा सा रिलेट करो, याद हो जाएगा। तो 4 कार्बन का हमने बनाया, तो ये क्या बना? साइक्लोब्यूटेन। और अगर रिंग बच्चों 4 कार्बन की बन सकती है तो 3 कार्बन की रिंग भी बन सकती है। तो हमने 3 कार्बन की रिंग बनाई। ये है CH2, ये है CH2। यहाँ क्या है? इस कार्बन में एक भी H नहीं है, ये ऊपर एक, क्योंकि एक H लगा हुआ है ना भाई। इसने एक बॉन्ड इधर से बनाया था, एक बॉन्ड इधर से बनाया था, एक बॉन्ड इधर से बनाया, और 4 कार्बन थे तो एक हमने CH3 यहाँ लगा दिया। फिर से आप चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर वही आएगा, 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 और ये 8। ये भी C4H8 ही है। तो ये क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आ गया कि सर आप सही है, एकदम आसान है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ क्या था? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब नाम से नहीं लग रहा? ओहो, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा सर, क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। क्या होंगे? दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलो देखो डेफिनेशन। डेफिनेशन तो यार इसके नाम से तुम्हें लर्न हो जाएगी हर बार। देखो ना, कह रहा है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिफरेंट? बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। और ये फिनोमिना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसलिए मैं कह रहा हूं नाम से डेफिनेशन तक पहुंचो, बहुत आसान काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलो तो एग्जांपल देखते हैं। अब कह रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई किसी फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। फंक्शनल आइसोमर आपस में एक लिस्ट है जो आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है कि कौन किसका फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। जैसे अल्कोहल और ईथर आपस में क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल एल्डिहाइड नहीं हो जाएगा, समझो। अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। कैसे? देखो, मैंने जब आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तब भी इसी एग्जांपल से स्टार्ट किया था। ये देखो, ये क्या है? इथेनॉल। और उतने ही कार्बन का मैं ईथर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? देखो, अब सारे तुम्हें फंक्शनल ग्रुप के सिंबल्स याद हैं। अल्कोहल होता है ROH, ईथर होता है ROR। अगर मैंने तुम्हें अल्कोहल दे दिया तो इसको ईथर में चेंज करना हो तो क्या करोगे? तुम कहोगे अच्छा CH3 CH2 OH है तो बीच में लिखो O। बचा कितना? अब तुम्हारे पास बचा CH3 और यहाँ वाला भी एक CH3, 2 CH3 बचे हैं, और दोनों तरफ ईथर में R ही तो लिखना होता है, तो तुमने इधर CH3 लिख दिया, इधर CH3 लिख दिया। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का सिंबल याद है तो अल्कोहल को ईथर में बदलना कोई बड़ा काम नहीं है भाई। तुम्हें सिंबल जो फंक्शनल ग्रुप है वो लिखो, उसके बाद जो R बार होते हैं जो तुम्हारे पास बचे हैं कार्बन हाइड्रोजन, उसी हिसाब से अरेंज करो उनको, है ना। तो याद रखिएगा पहला पेयर कौन है? अल्कोहल एंड ईथर। ये आपस में क्या शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या शो करते हैं प्यारे बच्चों? चैंपियंस, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला देखिए। दूसरा जो पेयर है जो शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड मतलब RCHO, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर भी R और इधर भी R। तो चलो देखते हैं। ये RCHO में R तो तुम्हें दिख ही गया, क्या है? CH3 CH2, और ये तुम्हारा CHO था। अब इसी को मुझे चेंज करना कीटोन में, तो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O। बचा क्या? यहां से H बचा और इधर से पूरा ये R बचे, तो बचा CH3 CH2 और वहां वाला H। मतलब फिर से तुम्हें 2 CH3 CH3 मिल गए। देखो यही लगे यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फट से लिख लोगे, है ना, सिंपल है। तो ये है एल्डिहाइड इथेनल, और ये क्या है? कीटोन, प्रोपेन टू ऑन। क्या है? प्रोपेन टू ऑन। ठीक, या इसी का कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। ठीक, महिलाओं ये नेल पॉलिश रिमूवर में होता है एसीटोन, ठीक है, रिमूव करने में। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आपने पहला पेयर क्या पढ़ा? अल्कोहल एंड ईथर। दूसरा पेयर अभी क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड एंड कीटोन। साथ में पेन लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, नोट्स हमेशा बनाते रहिए, तब मजा आता है। लगता है कि आप बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं और मजा से पढ़ रहे हैं। ऐसे तो आप पढ़ेंगे ऐसे उड़ जाएगा, है ना। आइंस्टाइन के फूफा थोड़े ना हो कि एक बार पढ़ा सब दिमाग में प्रिंट नहीं, इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का तीसरा जो पेयर है वो क्या है? एसिड एंड ईस्टर। एसिड क्या होता है प्यारे बच्चों? RC OOH। ईस्टर क्या होता है? RCOOR।
है ना। ये तो होता ही है COR, ये R भी हो सकता है, समटाइम ये H भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, तुम्हारे पास ये है RCOOH, मतलब ये तुम्हारा COOH है। अब तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा है, CH3। इसी को चेंज करना है तुम्हें COOR और इसमें, तो कैसे अरेंज करोगे, तो पहले COO तो लिख लो, COO लिख लो। और तुम्हारे क्या पास बचा क्या, CH3 और H। तो इधर तुम्हें लिखना है R, तो तुमने लिख दिया CH3, और इधर ऑप्शन में क्या बचा H, तो लिख दिया H। आसान है, इतना पढ़ लिए हो ना बायो पीएससी ऑर्गेनिक, ये छोटी बातें हैं, मैं तो बता दे रहा हूँ तुम्हें कि मुझे लगता है शायद कोई यहीं से देखना स्टार्ट करे, क्लास अटेंड ना करे, तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या था, इथेनोइक एसिड। अब आईयूपीएससी बताना तो नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, इतना पढ़ लिया कि ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और ईस्टर का नाम कैसे लिखते थे, एल्काइल एल्केनोएट। आई होप सबको ये बात याद हो। जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता था उसको लिखते थे एल्काइल, जो पूरा बच जाता था उसको लिखते थे एल्केनोएट। तो एल्काइल में क्या लिखेंगे, मिथाइल। जो बच गया उसमें भी एक ही कार्बन है, तो मिथेनोएट, इसलिए देखो नाम क्या लिखा है, मिथाइल मिथेनोएट। तो तीसरा पेयर हो गया एसिड एंड ईस्टर। पहला क्या था एल्डिहाइड, पहला क्या था अल्कोहल एंड ईथर, दूसरा क्या था एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीसरा क्या था एसिड एंड ईस्टर। ठीक है, मैं देखो हर बार रिवाइज कर रहा हूं कि तुम्हें ऐसे भी याद हो जाए, क्लास खत्म हो तुम्हें लगे हाँ जितना पढ़ा सब याद है। फोर्थ क्या है प्यारे बच्चों, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फिर से सिंबल आपको याद होगा, साइनाइड मतलब RCN और आइसोसाइनाइड मतलब RNC, है ना। क्या हो गया, ये साइनाइड का सिंबल था और ये आइसोसाइनाइड का। तो यहां तो कहानी आपको पता ही है, सिर्फ चेंज ही करना है। तो आपने देखा ये क्या है, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या, अरे 4 कार्बन, आईयूपीएससी मत भूलना, प्रैक्टिस कराई थी मैंने। 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और CN होता है, तो हम फंक्शनल ग्रुप में क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। इसका नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल। लेकिन अगर मैं कहूं इसका नाम क्या है, तो इसका, अब ये चौथा कार्बन आपकी चेन नहीं, N से जुड़ा है बॉन्ड, तो 3 ही कार्बन होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये हो गया प्रोपाइल, और NC के लिए क्या यूज किया, आइसोसाइनाइड। तो ये भी आपस में कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक, बढ़ो आगे। अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे। अगला जो पेयर है वो क्या है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। अगला पेयर बच्चों क्या है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो वो भी समझ में तुम्हें आएगा। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो ग्रुप मतलब सर आप बताए थे R, उसमें क्या हो NO2 लगा, मतलब बॉन्डिंग N के थ्रू। और नाइट्राइट में क्या था सर, RONO, मतलब बॉन्डिंग O के थ्रू हो। तो तुम्हें R को चेंज ही नहीं करना, देखो जो यहाँ है वही यहाँ भी है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ N के थ्रू जुड़ा था कार्बन, यहाँ O के थ्रू जुड़ा है, बस इतना ही अंतर है। तो इसका नाम है नाइट्रो इथेन, और ये क्या है, इथाइल नाइट्राइट। तो ये भी आपस में किसके एग्जांपल है प्यारे बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स के। पहला क्या था, फिर देखो इसी बात में याद कर रहा हूं, पहला क्या है अल्कोहल ईथर, दूसरा क्या था एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीसरा क्या था एसिड एंड ईस्टर, चौथा क्या था साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, पांचवा भी हमने क्या पढ़ा, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। 6 देखो, 6 कह रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अमाइंस होते हैं वो भी किसके एग्जांपल हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म के एग्जांपल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस वैसे तो पढ़ा चुका हूं, फिर भी तुम्हें बता देता हूं। देखो NH3 है ये, इसका एक एच हटाओ और R लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा RNH2। तो मेरा N क्या है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है जिसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। वैसे ही 2 एच हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2NH। 2 R से जुड़ गया तो सेकेंडरी अमाइन। वैसे ही एक और तीनों, तीसरा एच भी हटा दो तो अब ये क्या हो जाएगा R3N। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी अमाइन। तो मैं इन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस भी कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देखो चेक करो, मैंने कहा मेरे पास एक अमाइन है क्या, CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 नंबर पे लगा है अमाइन, इसका नाम है प्रोपेन 1 अमाइन। या आपको साफ साफ दिख रहा होगा N सिर्फ एक ही R से जुड़ा है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो 1 डिग्री अमाइन। अब हमने क्या किया, इस जो R था 3 कार्बन का, इसको डिवाइड कर लिया 1 और 2 में, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ एक कार्बन लिखा, एक तरफ 2 कार्बन लिख दिया, तो 2 तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ गए NH,
और ये दो एल्काइल ग्रुप हो गए, तो इसका हमने नाम क्या दे दिया, ये सेकेंडरी अमाइन है। एन से क्या लगा है, मिथाइल, और ये खुद क्या है, इथेन अमाइन। इसका नाम क्या है, एन मिथाइल इथेन अमाइन। और अब तीसरे वाले में क्या किया, मेरे पास 3 कार्बन तो थे ही ना, हमने 3 आर मतलब तीनों तरफ एक एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन। आप नोटिस करो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सिमिलर ही है ना, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एक 1 डिग्री है क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक 2 डिग्री है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक 3 डिग्री है बिकॉज ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है ना। तो इसको हमने क्या बोला, इसका नाम क्या हुआ, आप किसी एक को उठा लोगे तो ये हो गया मीथेन अमाइन, जिसमें एन से 2 बार क्या जुड़े, मिथाइल ग्रुप, तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। नेमिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि आपके दिमाग में याद भी आ जाए, आपको एक तरीके से कहो को रिवाइज भी हो जाए। ठीक, ये हो गया 6 क्या है, 1 2 एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक, फिर कह रहा है 7th जो फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखाते हैं वो है अल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। कह रहा है एग्जांपल देखिए, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। पिछले टर्म पे मैंने आपको याद दिलाया था कि बेंजीन पे जब CH2OH लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, और जब बेंजीन के ऊपर सिर्फ OH लगे तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। मैंने कल ही आपको ये लर्न कराया था, उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो। तो ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। आप बोलोगे सर क्रिसॉल कहां से आ गया, इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम है ना आइडिया देने के लिए मेरे लाल। देखो ये है तुम्हारा फिनॉल, अब इस फिनॉल पे कहीं भी CH3 लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। अब इस वाली पोजीशन पे लगा तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, आप जानते हो बिकॉज ये ऑर्थो पोजीशन है। इस वाले पे लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसॉल, और अगर इस वाले पे लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल, है ना। हमने सिर्फ मैंने बोला इस वाली पोजीशन पे लगा, तो इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते थे तो ऑर्थोक्रिसॉल, इस पे नहीं लगा है, इस मेटा वाली पे लगा है बस, तो मेटाक्रिसॉल। सिर्फ पैरा पे लगा है तो पैराक्रिसॉल, है ना। तो ये क्रिसॉल अपने जहन में एक लिस्ट में अपडेट कर लो, एक और फॉर्मूला, कि कल आपने सारे फॉर्मूले रन करा दिए, उसमें एक और अपडेट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है ना, सेम है भाई। ये रिंग है C6H5, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, ये क्या है, CH2OH। यहां भी रिंग क्या है, अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो ये हो गया C6H4, क्या है, CH3OH। तो ध्यान से देखो ना, यही एक H यहां समझ लो आ गया है, बाकी तो सब सेम ही है। ऐसे देखो तो तुम्हें लगेगा हाँ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म बदल गया है। ये है क्रिसॉल और ये क्या है, सिर्फ अल्कोहल पे ही गेम आके रुका हुआ है। तो अल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स को भी हम आपस में क्या बोलते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों डाईईन्स, मतलब आपके स्ट्रक्चर में 2 बार डबल बॉन्ड है। एलीन्स डबल बॉन्ड है बट लगातार है, और एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। आप देखो C4H6, इसमें भी 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, बट एक है डाईईन, एक है एलीन और एक है एल्काइन। अंतर समझो, डाईईन मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है, लेकिन 2 बार डबल बॉन्ड लगातार है तो एलीन, और एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आसान रहेगा। तो डाईईन्स, एलीन्स एंड एल्काइंस, ये भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं प्यारे बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये किसकी कहानी हुई, ये किसकी कहानी हुई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में सर आपने बताई पूरी लिस्ट। फिर से चलो चलो देखें कितना याद है, मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। पहला क्या था, अल्कोहल एंड ईथर। दूसरा क्या था, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तीसरा क्या था, एसिड एंड ईस्टर। फोर्थ पेयर क्या था, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फिफ्थ पेयर क्या था, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। सिक्स्थ पेयर क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। सेवेंथ क्या था, अल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, ये पेयर भी शो करते थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एट्थ क्या है, डाईईन्स, एलीन्स, या आप कह सकते हैं अल्काइंस। ठीक, और भी है बट तो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादा हो गया, ये वाला भी ज्यादा ही हो गया समझ लो। ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गया, विनाइल अल्कोहल और एल्डिहाइड भी शो करते हैं। एलाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, बट आपकी ये मैक्सिमम लिस्ट थी,
मतलब इतना भी हो गया आपका तो लाइफ झिंगा लाला, इन सबको याद कर डाला, लाइफ झिंगा लाला। तो झिंगा लाला तुम्हें नहीं करना है ना, तुम्हें तो बेस्ट करना है अपने जीवन में, है ना, अच्छा करना है, सुपर करना है। तो ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। स्कूल एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा मेरे लाल, विश्वास रखो। पढ़ते हो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होंगे, पता ही होगा तुम्हें, सर आपने ये सब बता दिया, अभी तो ये सब का नाम भी नहीं लिए थे उन्होंने। ठीक है, तो टेंशन मत लो। फिफ्थ वाला क्या है, मेटामेरिज्म। फिफ्थ वाला क्या है बच्चों, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, सर आपने बोला था यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सिमिलर, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप होंगे, जैसे मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर का सिंबल क्या होता है, ROR। तो इसके अराउंड जो एल्काइल ग्रुप है वही आपस में क्या होंगे, डिफरेंट, उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑब्वियसली सेम फंक्शनल ग्रुप भी है, बस क्या डिफरेंट है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स। और ये फिनोमिना क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म। तो इसका मतलब क्या है, दिमाग कहता है इसका मतलब ये उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में होगा जहां फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दो एल्काइल ग्रुप लगते हैं, जैसे ईथर, जैसे कीटोन में भी देखो, याद होगा तुम्हें, CO के दोनों तरफ RR लगा होता है ना। अमाइंस में भी नोटिस किया तुमने, RR लगा होता है सर, वहां भी हो सकता है। थायो ईथर, इसमें भी हो सकता है, RR लगे होते हैं, है ना, इसको बोलते थायो ईथर, S के दोनों तरफ लगे हो। और सोच के देखो, और सोच के देखो सर, ईस्टर में भी होता है सर, COO इधर भी लगा होता है R से, इधर भी, तो यहाँ भी हो सकता है सर, है ना। तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, आपको यही सोचने के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सोच के देखिए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जहां उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, ऑब्वियसली वहां ये मेटामेरिज्म आसानी से पॉसिबल है एंड हो भी सकती है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, चलिए नीचे एक साथ देख लीजिए कौन कौन से हैं जो मैंने बताए, आपके लिस्ट में आ भी जाएंगे। ईथर आपने पढ़ा ही, थायो ईथर भी पढ़ा, कीटोन भी पढ़ा, ईस्टर भी पढ़ा, अमाइंस भी पढ़ा। अमाइड भी एक ग्रुप होता है, आपको याद होगा, CONH2, CONH2। तो एक H की जगह इधर भी खाली कर रहा हूं, इधर भी अगर मैं एक एक R इधर इधर लगा दूं अलग अलग टाइप्स के, तो वो भी शो करने लगेगा मेटामेरिज्म, है ना। और वैसे ही ये क्या है, एनहाइड्राइड, ये क्या है, यहां भी R होता है प्यारे बच्चों, यहां भी होता है R, तो ये भी अगर एक जैसे हो, अलग अलग हो, तो ये भी क्या शो कर सकते हैं, चैंपियंस क्या शो कर सकते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब मामला थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, ध्यान से देखिए, ये है मेथॉक्सीप्रोपेन। अब देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये है R, ये है O और ये है फिर R, अलग है तो R डैश लिख रहा हूं, तो ये ROR है, मतलब ईथर है। और ईथर की नेमिंग का तरीका आपने कल ही पढ़ा था, कैसे लिखते थे, एल्कॉक्सी एल्केन, क्या लिखते थे, एल्कॉक्सी एल्केन्स। तो जो कम होता था उसको लिखते थे एल्कॉक्सी, जो ज्यादा होता था एल्काइल ग्रुप, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला, उसको लिखते थे एल्केन। तो इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो एक तरफ एक तरफ 3, हमें इसका मेटामर्स बनाना था, मैं दोनों तरफ दो दो कर दूंगा, इधर भी देखो 2 कर दिया, इधर भी 2 कर दिया। थोड़ा सोच के देखो तो मिल लगेगा, हाँ ये तो हम खुद भी बना सकते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। तो ये आपस में कैसे हो गए, ये आपस में क्या 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 चेंज हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर है, दोनों ईथर ही तो है, क्या चेंज हुआ, एल्काइल ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप। इधर एक तरफ मिथाइल था, एक तरफ प्रोपाइल था, इधर दोनों तरफ मिथाइल इथाइल हो गए, यही तो चेंज हुआ। इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन, उसका नाम है इथॉक्सी इथेन। वैसे ये भी देख लो भाई, देखो ये NH है, अमाइन, इधर भी लगा है इथाइल, इधर भी लगा है इथाइल, तो N से लगा है इथाइल और ये खुद क्या है, इथेन अमाइन, या कॉमन नेम लिख सकते हैं डाई इथाइल अमाइन। अब दो दो लगे थे, हमने अब क्या किया, एक तरफ एक तरफ 3 कर दिया, एक तरफ 1 कर दिया, एक तरफ 3, है ना। N से क्या लगा है, मिथाइल, और ये खुद क्या था, प्रोपाइल अमाइन, तो मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, N मिथाइल, ये वाला N नहीं प्यारे बच्चों, ये कैपिटल N ऐसे लिखेंगे, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ये इन्होंने कॉमन नेम लिखा है इसलिए ऐसे लिखा है इन्होंने, ये नॉर्मल नेम इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, ये IUPAC नेम नहीं था इनका, सही था। हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N मिथाइल, फिर क्या बचा, 3 कार्बन, प्रोपेन अमाइन, ये इनका IUPAC नेम है। ठीक, आपने बोला ठीक है सर, ये मेटामेरिज्म भी अपने समझ में
आया। तो हमने कौन कौन से पढ़े एक साथ सोच के देखिए। हमने क्या पढ़े, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के हिस्से स्टार्ट किए। हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग हुआ तो आइसोमेरिज्म जाना। फिर हमने डिवाइड किया स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में। स्ट्रक्चरल में सर हमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, मेटामेरिज्म पढ़ा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा। सर टॉटोमेरिज्म बाकी है ना। वैसे टॉटोमेरिज्म में कह सकता हूं कि थोड़ी टेक्निकलिटी है उसमें, हमें पढ़ना उसको आगे चाहिए था। बट अभी आपको इतनी बातें पढ़नी ही नहीं है कि आपको बाद में पढ़ने की जरूरत पड़े। आप आसानी से इसको अभी भी पढ़ सकते हैं। किसको किसको अभी पढ़ सकते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो मैं अभी आपको टॉटोमेरिज्म के दर्शन कराता हूँ, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खत्म ही कर दूंगा, क्यों उसको होल्ड पे रखूं, है ना प्यारे बच्चों। टॉटोमेरिज्म भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, ये दूसरी पीपीटी मैंने आपके लिए भी बनाई थी कि आपको इससे भी बातें समझा सकूं। तो चलो पहले मैं सीधे आता हूं कहां पे, टॉटोमेरिज्म पे आता हूं। वो समझा के फिर मैं इस पीपीटी के थ्रू आपको सारी बातें समझाता हूं, ठीक है। चलिए मैं पहले सीधे आता हूं टॉटोमेरिज्म पे। ये देखिए आ गए हम कहां पे, टॉटोमेरिज्म को डिस्कस करने। किसको डिस्कस करने, टॉटोमेरिज्म क्या है। तो चलो देखते हैं। देखो टॉटोमेरिज्म या इसी को हम एक और भी नाम से बुलाते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। क्यों बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोस जो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है बॉन्ड। क्या मतलब होता है, बॉन्ड। और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न। इसमें जो बॉन्ड है वो आपस में टर्न हो जाते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि टू एंड फ्रो मोशन होता है ना। एक जगह से बॉन्ड टूट के एक जगह आता है, एक जगह से एक एटम दूसरी जगह चला जाता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, परेशान मत हो, है ना। इसको डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब ये था, इसलिए बोला। इसको इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लार नाम के साइंटिस्ट ने, LAAR, है ना। क्लियर हुआ। कह रहा है टॉटोमर्स में होता क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सिमिलर हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। क्यों हो, ड्यू टू वैंडरिंग नेचर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम्स। हाइड्रोजन क्या कह रहा है, एक मोनोवैलेंट एटम से एक पॉलीवैलेंट एटम की तरफ स्विच कर रहा है। अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, मैं फंडा दे रहा हूं तुम्हें। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, मोनोवैलेंट एटम से पॉलीवैलेंट एटम की तरफ स्विच कर रहा है। इसी को मैं बोल रहा हूं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, भाग रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। कहां से कहां, मोनोवैलेंट से पॉलीवैलेंट की तरफ, ठीक। पक्का समझ में आ रहा है टॉटोमेरिज्म। इसी को हम और भी नाम से बुलाते हैं प्यारे बच्चों, इसको बहुत नाम से बुलाते हैं। टॉटोमेरिज्म हो गया, डेस्मोट्रोपिज्म हो गया, क्रिप्टोमेरिज्म हो गया, एलोट्रोपिज्म हो गया, है ना। और डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों फॉर्म है, देखिए अगर मैं कहूं कि ये क्या है, फॉर्म 1, ये फॉर्म 2, तो ये दोनों ही नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। कोई ज्यादा होगा प्रेजेंट, कोई कम होगा प्रेजेंट, वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम। मैं अभी आपको इस लाइन पे ले आ, है ना। मैं थोड़ी बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा तुम्हें, बताऊंगा। काम की बातें जरूर बताना जरूरी है आपको, ठीक। इसको हम एक और भी नाम से बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम ये भी बोलते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें कीटो और इनॉल आपस में क्या होते हैं, डायनेमिक नेचर में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जब दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, डायनेमिक मूव कर रहा है एक दूसरे में, तो यहाँ पे क्या चीज होती है, वो उसको हम बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है। बस तुम्हें यही समझना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, बस आप समझ लो, टॉटोमेरिज्म समझ जाओगे, ठीक। 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है। ये है तुम्हारा 1 प्यारे बच्चों, ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 3। 1 से जो हाइड्रोजन है वो कहां आता है, 3 वाले के पास, और 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो बन जाता है 1 एंड 2 के बीच में। यही हर बार होगा प्यारे बच्चों, यही काम हर बार होगा। 1 से 3 पे हाइड्रोजन आएगा, और जो 2 एंड 3 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, वो चला जाएगा 1 एंड 2 के बीच में। ये क्यों हो रहा है, ये तो बड़ी बेसिक बात है, आप समझ लो। देखो पहले डबल बॉन्ड से जुड़ा था, जैसे इसके पास एक H आ जाएगा तो ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड तो बनाना था, तो एक H से बना लिया तो अब उधर एक ही रखेगा, तो अपना एक बॉन्ड कहां भेजेगा, चूंकि यहां से H आया था उसकी वैलेंसी कम हो गई होगी, तो ये डबल बॉन्ड वहां जाके बन जाए, है ना। मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, समझो। ये नीचे स्ट्रक्चर देखो, समझाता हूं तुम्हें। 1 2 3 ढूंढो, ये क्या है, 1,
ये क्या है 2, ये क्या है 3, यहां से एक H आया O के पास और ये मल्टीपल बॉन्ड चला गया, डबल बॉन्ड चला गया। यहाँ स्ट्रक्चर क्या बना सोच के देखो, यहाँ पहले 3H थे, एक तो चला गया, अभी बचा CH2, OH के पास आ गया तो ये हो गया OH, और डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, है ना। इस स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों बोलते हैं कीटो, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनॉल। सवाल तो तुम्हारे जहन में आया होगा क्यों बोलते हैं सर, है ना। तो देखो बताता हूं तुम्हें, एक्चुअली ये जो कीटो इनॉल वाला कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड से। किससे रिलेट होता है प्यारे बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड। और केमिस्ट्री में हम कार्बोनिल कंपाउंड उन्हीं को बोलते हैं जहां C और O के बीच में क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक, तो अब नोटिस कर दो, तुम्हें दिखेगा यहाँ C और O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए इसको हमने बोला कीटो स्ट्रक्चर, कीटोन से मिलता जुलता है। इसको इनॉल क्यों बोला, डबल बॉन्ड है तो इन, एक मिनट में दिखेगा नहीं, डबल बॉन्ड है तो इन, और फंक्शनल ग्रुप देखो OH है, कीटोन से OH हो गया तो ऑल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन ऑल, इनॉल, एक साथ क्या लिख दिया, इन ऑल। ठीक, क्लियर है, ये कीटो हो गया और ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म। फिर से सुन लो, टॉटोमेरिज्म में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, मतलब दो, सीधे ऐसे समझो, आपस में क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर नेचर में प्रेजेंट होंगे, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। वैसे मैं कहूँ तो तुम्हें ज्यादा टेक्निकली अगर नहीं बताऊं, नीट एंड जेई के पर्पज से, तो बोर्ड के या क्लास के पर्पज से बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, 95%। 5% है जहां पे इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, फालतू में तुम डिस्टर्ब हो गए। ऐसे समझ लो कीटो ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन इनॉल। ठीक, इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, हम और भी नाम बोलते हैं, जैसे कि मैं जो नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रक्चर आपस में डायनेमिक स्टेट में होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसको 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आपने साफ साफ नोटिस किया 1 वाली पोजीशन से हाइड्रोजन 3 वाली पोजीशन में जा रहा है अपने स्ट्रक्चर में, जब कीटो इनॉल में चेंज हो रहा है, या उल्टा भी होगा तब भी यही होगा, 1 2 3 करोगे तो, है ना, तब भी यही सेम होगा, 1 से हाइड्रोजन जाएगा 3 पे, तो इसलिए 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक, अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करूं तो आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आपको लगेगा कि सिर्फ क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता है सर, तभी कीटो और इनॉल बोल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है नहीं। ये अमाइन कंपाउंड्स, आइमाइन कंपाउंड्स में भी होता है, नाइट्रो कंपाउंड्स में भी टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है, बट आपके लिए कीटो इनॉल इज सफिशिएंट। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म आपके लिए मैक्सिमम जो आपको पढ़ना है वो यही है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ठीक, और आप नोटिस करो कि अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, हेलो प्यारे बच्चों, अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो सीधे सीधे समझो कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए, या आप कह सकते हो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, अल्फा हाइड्रोजन की। सोच के देखो, अगर यहाँ H ही ना हो तो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। तो सीधे सीधे कहते हैं कि कंडीशन में हमें किसकी जरूरत होती है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है फॉर द टॉटोमेरिज्म, फॉर द कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, फॉर द डायनेमिक आइसोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, है ना, इन सब के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, मैं एक लाइन में अगर तुम्हें बताऊं, एक और एग्जांपल बता के फिर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखो ये क्या है, CH3CO CH3, मैंने एक H को अलग किया क्योंकि मुझे 1 2 3 शिफ्टिंग करनी है, तो ये यहां से चला गया 3 के पास, ये यहां से चला आया यहाँ। स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हाँ हाँ बन गया सर। डबल बॉन्ड था तो इन है, OH है तो ऑल, इसलिए इसको बोल रहे हैं इनॉल, इसको क्या बोल रहे हैं, कीटो। ये ज्यादा होगा, मैंने क्या बोला 95%, मतलब तुम्हारे लिए तो मान के चलो कीटो ज्यादा होगा इनॉल से। ठीक है, हेलो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको सुनो। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ वरना कुछ चीजें मेरे पीछे छिपेंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सर मेरे साथ तफरी कर रहे हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। अब ध्यान से देखना स्टार्ट करिए। क्या कह रहा है, अगर टॉटोमेरिज्म एक तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, अरे भाई इसमें देखो ना, आपने कीटोन था, इसमें OH हो गया, है ना, इसमें कीटोन था, इसमें क्या हो गया अल्कोहल, तो एक तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना, जहां पे ये दोनों फॉर्म्स आपस में एग्जिस्ट करते हैं इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन हम इनको बोलते नहीं है फंक्शनल, इनको टॉटोमेरिज्म भी बोलेंगे, ध्यान रखना, है ना।
इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो रहा है और पाई बॉन्ड भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। हाइड्रोजन 1 से कहां जा रहा है, 3 पे, और जो पाई बॉन्ड था वो 2 से 3 से के बीच में जो पहले था, अब वो आ जा रहा है 1 से 2 के बीच में। ये भी तो सोचो, ध्यान से सुनना क्या क्या हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो टॉटोमर्स हैं, जो दोनों स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, कीटोन एनॉल, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे एट द सेम टाइम। ठीक, दोनों स्ट्रक्चर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे, अलग अलग नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये जो टॉटोमेरिज्म के फिनोमेना है वो सिर्फ कहां होती है, लिक्विड एंड गैसेस फेज में होती है, कभी भी सॉलिड फेज में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, एंड कह रहा दिस प्रोसेस कैन बी कैटलाइज्ड बाय द एसिड एज वेल एज बेस। इस प्रोसेस को अगर कैटलाइज करना हो, जैसे आगे अब जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कुछ रिएक्शन में टॉटोमर्स बनेंगे, लेकिन वो रिएक्शन कैटलाइज्ड होगी, तो दोनों से हो सकता है, एसिड से भी हो सकता है और बेस से भी हो सकता है। ठीक, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आ गए कि पूछ ले आपसे कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तब कैसे करेंगे। तो याद रखो, तुम्हें अपने कंपाउंड में सिर्फ ये ढूंढना है, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड। अगर आपको अपने स्ट्रक्चर में ये दिखे, एक्स वाई जेड वाला कॉन्सेप्ट दिखे, देखो क्या कह रहा हूं, एक्स क्या होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, सिर्फ एच नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसी एटम के साथ लगा होना चाहिए। एक्स की कंडीशन ये है। वाई के लिए कह रहा है कुछ भी हो सकता है, एनी एटम, वाई कुछ भी हो सकता है। और जेड क्या होगा, आप नोटिस करिएगा, या तो कार्बन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो सल्फर होगा। अगर आपको अपने स्ट्रक्चर में एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड मिल रहा है, तो समझ लो प्यारे बच्चों, वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एक्सेप्शन है, बट वो आपकी पहुंच से दूर है, बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस है, उसकी बात नहीं करने वाला हूं मैं। बस तुम एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड देख लो, खत्म बवाल, कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें। किसी भी कंपाउंड को देख के बता दोगे तुम, मोस्टली तुम्हारे लिए हर बार ये सही हो जाएगा कि कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। एक्स की कंडीशन देखो, बता दिया मैंने, वाई की कंडीशन तुम्हें बता दिया, जेड की कंडीशन बता दिया। चलो अप्लाई करके देखते हैं, जो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े हैं, चलो पहले उसी में अप्लाई कर कि तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हें आइडिया तो लगे कि इसमें एक्स वाई जेड है कि नहीं, तभी तुम्हें लगेगा कि हाँ जो पढ़ा है वो सही बोल रहे हो, एक्स वाई जेड तो है। चलो 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 सिखा अभी तुम तुरंत, भाई लोग टेंशन लेने का नहीं। एक सेकंड बस बस बस। चलो, मैंने कहा क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, आपने बोला सर थोड़ा सा रुकने का, एक्स वाई जेड ढूंढो। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाई है, ये जेड है, भाई डबल बॉन्ड वाले तो मिल गए। एक्स कहां जाऊं, इधर, अरे नहीं सर आपने बोला था नॉट ओनली हाइड्रोजन, तो इधर जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा एक्स है। और एक्स के बाद मैंने बोला हाइड्रोजन हो, तो अच्छा हाँ हाँ हाइड्रोजन है सर, मतलब यहाँ एक्स वाई जेड है ना, तो बस एक्स से जेड के पास एक्स जाएगा, और जो वाई एंड जेड के बीच में डबल बॉन्ड तो इधर चला आएगा। अरे एक्स वाई जेड मतलब 1 2 3, बस 1 एंड 2 डबल बॉन्ड 3, यही वाला तुम ढूंढ रहे हो, एक्स वाई जेड है ना, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पक्का सीख गया ना, हेलो कोई दिक्कत, तो सीखिए तब क्या टेंशन है ना। ठीक है, अच्छा मान लो तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर दे देता, कहता है इसका टॉटोमर बनाओ, तो चेक करो उसमें वाई एक्स वाई जेड है कि नहीं। ये तो क्लियर है वाई, ये तो क्लियर है जेड, अरे जेड होना चाहिए ना, सी भी हो सकता है जेड तो, और ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हें एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसमें एच लगाओ बस, तो एक्स वाई जेड। ये भी अगर मैं तुम्हें देता और मैं तुमसे पूछता क्या ये आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तुम बड़े आसानी से कह सकते थे यस सर दिखाएगा, क्योंकि ये भी, इसमें भी एक्स वाई जेड है। अगले में देखो, अगले में भी तो साफ करूं थोड़ा, क्रॉस चेक कर लो तुरंत प्रैक्टिस के साथ, तुम्हें ये टेंशन ना रहे कि हाँ जो सीखा है वो अप्लाई ही नहीं किया, सब कर लिया मेरे लाल। ये भी लो, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तो कुछ लोगों का दिमाग चल गया होगा कि सही बोल रहे हैं सर, इसमें भी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है कि नहीं। देखो ये तो क्लियर है, ये वाई है, ये जेड है, इसमें तो कोई बट है ही नहीं, वाई एंड जेड के बीच में डबल बॉन्ड होना था, हो गया। जेड तुम्हारा सी एन ओ और एस में से कुछ होना था, वो भी है। वैसे कुछ भी हो सकता है, बट आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे इन्हीं चारों में से कुछ मिलेंगे, पक्का है। एक्स, सर एक्स इधर भी ले सकते हैं, सर एक्स इधर भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लो। चलो इन्होंने एक्स अपने स्ट्रक्चर में इन्होंने से इधर से लिया, तो बस एक्स से यहाँ एक्स पे क्लियर मारो और यहाँ से डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, बन गया स्ट्रक्चर, है ना। या इसी को ले लो, एक्स वाई जेड है कि नहीं,
ये y है, ये z है ना, ये तुम्हारा हो गया x। ठीक, हेलो, नहीं है ना, दिमाग चला, हो गया एक्स वाई जेड, ये भी दिखाएगा। मतलब मैं तुम्हें कीटो दूं तब भी तुम पहचान लोगे, इनॉल दूं तब भी पहचान लोगे, है ना, सिंपल है, पक्का जहन में ये बात आ गई, आसान है, सही बात है ना। आपको लगा कि ठीक है सर आसान तो है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझ में, ठीक है। तो चलो ये जो पीपीटी नंबर 2 है मैं आपको फटाफट जल्दी से दिखा देता हूं, आप ही के लिए बनाई थी तो एटलीस्ट आप जान जाओ, उसमें कुछ नई बात नहीं है, बट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सोचा था कि इससे भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था, आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन, है ना, आपको जो पता है मैंने जो बताई है। दूसरे में आइसोमेरिज्म को प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर दिया गया, आप बोलोगे हाँ सर ये भी आपने बता ही दिया था। तीसरे वाले पीपीटी पे पेज पे क्या है, चेन आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन, एग्जांपल्स, मैंने आपको एग्जांपल्स कराई भी थे, है ना। ये साइक्लिक वाले भी देख लो, ये 4 कार्बन, एक नंबर पे लगा मिथाइल, तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे सीधे 5 की कर दिया हमने। तो यहाँ देखो ब्यूट था रूट वर्ड, यहाँ क्या हो गया पेंट, बदल गया ना, रूट वर्ड बदल गया, रूट वर्ड बदल गया, तो ये चेन आइसोमेरिज्म। वैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म डिफिनीशन अच्छे से जानते हो, एग्जांपल्स मैंने किए थे, एक साइक्लिक एग्जांपल देख लो। इसमें क्या है, अल्फाबेटिकली भाई पहले ब्रोमो आता है फिर सीएल आता है, तो इसको मैंने क्या बोला है, हमने इसको बोला 1 और इसको बोला 2, तो देखो नाम क्या लिखा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो 1 पे दोनों लगे हैं, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, तो ये कैसा हो गया, पोजीशन हो गया। देखो ना पोजीशन नहीं बदल गई, पहले क्लोरो 2 पे था अभी 1 पे आ गया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, पोजीशन आइसोमर्स, है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल की तो पूरी लिस्ट ही मैंने आपको बताई थी, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, अल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि एल्काइल जो हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, वो कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, कोई मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म मैं बोल रहा हूँ नहीं करता। कोई तो हैलाइड की पोजीशन चेंज कर दो करने लगेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है, हेलो याद रहेगा। और वैसे कह रहा है ये जो प्रोपाइन, अरे मतलब वही ये एलीन है, एलीन, डाइईन और एल्काइन, ये भी शो कर रहे थे फंक्शनल, हमने पढ़ा था अपनी लिस्ट में, ये वही वाला एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा, मेटामेरिज्म, हम लोगों ने पढ़ा कि एल्काइल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अलग अलग थे सर, उनके बारे में बात हुई, मैंने लिस्ट आपको दे दी थी, कौन दिखा सकता है, ईथर, थायो ईथर, कीटोन, ईस्टर, एसिड अमाइड, अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, एनहाइड्राइड, है ना, CON मतलब अमाइड डेरिवेटिव। एग्जांपल्स पूछे आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सर ये बातें आपने हमको प्रॉपर बता दी है, टेंशन की बात नहीं है। रिंग चेन, रिंग चेन में भी मैंने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर था, क्या डिफरेंट था, एक ओपन था एक चेन था। एग्जाम्पल मैंने आपको वहां भी दिया था, प्रोपीन का भी दिया था, ब्यूटीन का भी दिया था, ब्यूटाइन का भी एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ भी वही कहानी है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टॉटोमेरिज्म और डेस्मोट्रोपिज्म, इसके बारे में मैंने अच्छी बात की आपसे, पहचानना सिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, ये पहचानना सीख जाओ, किसी भी कंपाउंड में तुम बता दोगे कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, क्लियर, दिमाग में रही बात ये, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, अभी स्ट्रक्चरल खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक वर्कशीट आपके साथ सॉल्व करूंगा मैं, क्वेश्चंस कैसे पूछता है क्या नहीं पूछता है, डिफिनीशन तो तुम्हें पता ही है, एग्जांपल भी मैंने कराई दिए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके दूसरे हिस्से में अटैक करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उम्मीद करता हूं कल उसको भी खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि हमें लाइट पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल भी, ऑप्टिकल भी और कन्फॉर्मेशनल भी, तो तीनों को पढ़ लिया जाएगा कल, और आइसोमेरिज्म को भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, पक्का, तुम्हें तो पता ही होगा आप सर क्या बोलेंगे, एज यूजुअल सर का तो पुराना डायरेक्ट डायलॉग है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद करता हूं सबको समझ में भी आ गया होगा, कोई समस्या भी नहीं हुई होगी, है ना। अच्छा, प्रैक्टिस पेपर कौन सा करना है मैं तुम्हें एक बार दिखा तो देता ही हूं कम से कम, ये देखो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस शीट बना के रखी मैंने, कल हम लोग बैठेंगे दनादन उठाएंगे इन क्वेश्चंस को, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये सब के सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे ही बेस्ड है, सबके सब किस पे बेस्ड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो बस इनको करके हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ेंगे,
और बवाल मचाया जाएगा। ठीक, तो एज यूजुअल जय श्री राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, नमस्कारम। और इंपॉर्टेंट लाइन, और नाम रोशन करिए अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, और अपने केमिस्ट्री का भी। ठीक है चैंपियंस, जय श्री राधे, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय।